हाँ जी। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर अपने राणा कुंभा पढ़ रहे थे और राणा कुंभा की जो है अपने कल्चरल अचीवमेंट्स जो है वो अपने देख रहे थे। और पिछली क्लास के अंदर अपने जो है वो राणा कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्ग और मंदिर पढ़े थे। तो अब एक बार जो हम वापस उनका रिवाइज कर लेते हैं और आगे की जो है नेक्स्ट क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले दुर्गों के अंदर तो अपने मेवाड़ के अंदर एक राइटर हुए हैं जिनका नाम है कवि राजा श्यामल दास जी। उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का क्या नाम है, वीर विनोद। और ये इस वीर विनोद पुस्तक के अंदर कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर टोटल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। तो फिर हमने एक एक दुर्ग पढ़ने प्रारंभ किए थे। तो सबसे पहला जो दुर्ग पढ़ा था वो पढ़ा था कुंभलगढ़। प्राचीन काल के अंदर इस कुंभलगढ़ का दुर्गा का निर्माण जो है वो एक मौर्य राजा थे जिनका नाम था संप्रति। उन्होंने करवाया था। कालांतर के अंदर राणा कुंभा जो है वो अपनी रानी कुंभल की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाता है। इसके वास्तुकार जो है वो है आपके मंडन। और इसको जो है वो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। फिर अपने इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक। वो जो है इस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन किले यूरोप से करते हैं। इस किले के परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर है और इस परकोटे की चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 लाइन हाईवे है। और इसकी ऊंचाई के बारे में इतिहासकार अबुल फजल ने एक कथन कहा था कि यदि कोई व्यक्ति नीचे से इस किले को ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है। फिर इस किले का जो सबसे ऊपरी भाग है वो कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था और उसे जो है वो मेवाड़ की आंख कहा जाता है। फिर इस दुर्ग के बाहर एक अभिलेख लगा हुआ है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। जिन अभिलेखों के अंदर राजाओं की प्रशंसा की जाती है उन्हें कहा जाता है प्रशस्ति। तो ये जो प्रशस्ति है ये 1460 की है। इस प्रशस्ति के जो लेखक है उनका नाम है महेश भट्ट। और इस प्रशस्ति के अंदर कुंभा को कर्ण व भोज के समान दानवीर तथा धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। और इसी प्रशस्ति के अंदर आपके बप्पा रावल का नाम जो है वो काल भोज बताया गया है। और इसी प्रशस्ति के अंदर जो है वो आपकी हमीर की उपाधि विषम घाटी पंचानंद बताई गई है। तो आप जब यूं इस प्रकार से चीजें पढ़ो तो आपकी यूं चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। तब तो आप पढ़ रहे हो, चीजें आपकी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। यदि कनेक्ट नहीं हो पा रही तो आपका और पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। फिर हमने अगला दुर्ग पढ़ा था अचलगढ़। कौन से जिले में, सिरोही जिले में। इसका निर्माण जो था वो परमार राजाओं ने करवाया था। 1452 में कुंभा इस किले का वापस पुनर्निर्माण करवाते हैं। और इस किले के अंदर कुंभा और उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है जिन्हें क्या कहा जाता है, सावन भादो मूर्तियां कहा जाता है। फिर ये मेर जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। उस दुर्ग का निर्माण है मचान, ये भी सिरोही में। फिर मैंने आपको बताया कि ये भील जनजाति पर नियंत्रण रखने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। उस दुर्ग का नाम है भोमट। फिर इसने एक बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और एक आपके जो है वो विराट दुर्ग का निर्माण करवाया। तो दुर्गों के अंदर तो कल अपने इतना ही पड़ा। फिर हमने इसके कुछ मंदिर देखे थे। जैसे कि इसने भगवान विष्णु के जो है वो 3 किलों के अंदर मंदिर बनवाए थे। कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ कहाँ पर, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के अंदर। फिर इसके शासनकाल में जो दूसरा मंदिर निर्माण हुआ उसका नाम था शांतिनाथ जैन मंदिर। और यहाँ उसी का दूसरा नाम मिलता है श्रृंगार चौरी मंदिर, चित्तौड़गढ़ में स्थित है ये। और इसका जो निर्माण है इस कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था जिसका नाम था वेल का भंडारी या वेला भंडारी, वो करवाता है। फिर हमने पढ़ा था रणकपुर जैन मंदिर। और ये जो रणकपुर जैन मंदिर है ये बहुत सारे मंदिरों का क्या है, एक समूह है। और इसका निर्माण 1439 ईस्वी में एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था धर्नक्सा। वो मथई नदी के जो है इनका क्या करवाता है, निर्माण। और इनके जो वास्तुकार है उनका क्या नाम था, देपाक। और इसके अंदर जो सबसे प्रमुख जो मंदिर थे वो है चौमुखा मंदिर। और उसके अंदर भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव जी की मूर्ति लगी हुई है। और उसके अंदर जो आपके 1444 स्तंभ है इसलिए उसको स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। और इस रणकपुर मंदिर के बाहर भी एक अभिलेख लगा हुआ है, रणकपुर प्रशस्ति 1439 की है।
उस प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और काल घोष को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, और उसी प्रशस्ति के अंदर मुद्रा के लिए एक वर्ड यूज में दिया गया, वो वर्ड यूज में नाणक। कौन सा? नाणक। तो कल अपने इतना ही पढ़ा। तो देखो मेन मेन ये जो है वो कुंभा का कंस्ट्रक्शन वाला काम जो है वो ये तो हो गया कंप्लीट। अब इस कुंभा ने बहुत सारा साहित्य में योगदान दिया था। अब हम पढ़ेंगे कुंभा का साहित्यिक योगदान, लिटरेचर में क्या क्या योगदान रहा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए साहित्यिक योगदान या फिर साहित्य। देखो कोई राजा इसलिए महान नहीं होता कि उसकी तलवार में दम है। कोई राजा इसलिए महान होता है कि वो अपनी तलवार में भी दम रखता है, वो अपनी कलम में भी दम रखता है, वो अपने विचारों में भी दम रखता है, और वो यानी म्यूजिशियन, म्यूजिक यानी म्यूजिक में भी दम रखता है। तो कुंभा जो है वो इस प्रकार का व्यक्ति था। कुंभा संगीत में भी अच्छा था, कुंभा कलम में भी अच्छा था, और कुंभा जो है वो आपके तलवार में भी अच्छा था। इसलिए कहा जाता है कि कुंभा एक महान राजा था। आप कुंभा का जितना योगदान देखोगे उतना किसी भी राजा का नहीं। कुंभा ने हर एक क्षेत्र के अंदर योगदान दिए, और वो भी सबसे ज्यादा। तो अब पढ़ते हैं हम कुंभा के क्या क्या योगदान है। तो ये जो कुंभा था ये खुद एक म्यूजिशियन था। क्या था? ये संगीतज्ञ था। और ये जो है वो वीणा बजाया करता था। ठीक उस प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाया करता था, वैसे कि वैसे अपने राणा कुंभा भी जो है वो वीणा बजाया करता था। कोई राजा इसलिए महान नहीं होता कि वो तलवार में दम रखता है। कोई राजा इसलिए भी महान हो जाता है कि वो जितना का जितना तलवार में दम रखता है वो म्यूजिक में भी उतना का उतना ही दम रखता है। तो ये जो कुंभा है वो अपना वीणा बजाया करता था, यानी वीणा के अंदर बहुत अच्छा था। तो आप लिख लो पहली लाइन, तो कि कुंभा एक संगीतज्ञ था। तथा वह क्या बजाया करता था? वीणा, वाइना। अब देखो इस कुंभा का एक संगीत गुरु था। हम जो भी चीज सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? गुरु से सीखते हैं। इसलिए गुरु बहुत महान माना गया है अपने, क्योंकि गुरु अपने को हर कोई ना कोई चीज अपने को सिखाता है। इसलिए आप कभी भी माता पिता और गुरु का ऋण कभी नहीं चुका सकते। आप कितने भी लाइफ के अंदर आगे चले जाना, आप इन तीनों का जो है वो ऋण कभी नहीं चुका सकते। एक टीचर ही होता है जो आपकी सफलता में भी खुश होता है, वरना यदि आप सफल होते हो तो आपके आसपास के पूरे आड़ोसी पड़ोसी आपसे सबसे जलते हैं। लेकिन एक गुरु होता है वो आपसे निस्वार्थ भाव से वो खुश होता है कि यार मेरा बच्चा जो है वो सफल हो गया। तो इस कुंभा का भी एक गुरु था, वो संगीत का गुरु था। तो आप लिखो संगीत गुरु कुंभा का। संगीत। और ये जो कुंभा का संगीत गुरु था उसका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? सारंग व्यास। इस सारंग व्यास ने एक पुस्तक लिखी थी जो अभी आपके डिप्टी जजर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो है वो आपके पूछी गई थी। तो आप इसकी पुस्तक लिख दीजिए, बुक। और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है एक लिंगाश्रय। कौन सी पुस्तक है? एक लिंगाश्रय। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो कि ये कभी भी आपके कहीं पर भी नोट्सों के अंदर ऐड नहीं की गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस कोचिंग ने आपको ऐड करवाया होगा, किसी भी कोचिंग ने ये जो है वो आपके ऐड नहीं करवाया। और इस बार जो है वो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप जो है वो ये लिख लीजिएगा कि सारंग व्यास की पुस्तक का नाम जो है वो क्या है? एक लिंगाश्रय। अब इस कुंभा ने भी खूब सारी बुकें लिखी थी। जैसे आप देखो देखो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो मैं एक बार जो है वो नाम लिख रहा हूँ, आप नाम उतार लीजिए। तो आप हेडिंग डाल दो कुंभा द्वारा रचित पुस्तकें।
इसकी पहली पहली जो बुक है वो है सुधा प्रबंध। कौन सी है? सुधा प्रबंध। दूसरी बुक है ये है कामराज रतिसार। और इस कामराज रतिसार का एक बार आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कुंभा द्वारा रचित पुस्तक कामराज रतिसार कितने भागों में विभाजित है? तो ये जो है ये आपके 7 भागों के अंदर डिवाइड है। कितने भागों में? 7 भागों में। तो आप लिख दीजिए 7 भागों में विभाजित। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है हरिवार्तिक। क्या नाम है? हरि वार्तिक। अब उसने संगीत पर पुस्तकें लिखी, जैसे संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत कर्म दीपिका, और जो लास्ट जो आपकी बुक है उसका नाम है संगीत राज। तो भाई कुम्मा ने जो है वो आपकी कुल मिला के ये 7 जो है वो आपकी बुकें लिखी थी। कौन कौन सी? सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, जो कितने भागों में विभाजित है? 7 भागों में। हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। एक बार आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो संगीत राज पुस्तक है ये कितने भागों में डिवाइड है? तो पहले बार में पूछा था इस संगीत राज के भाग कितने भागों में डिवाइड है? तो ये 5 भागों के अंदर डिवाइड है। और अगले साल जो है इसके 5 भाग पूछ लिए थे। तो आप जो इस संगीत राज के 500 भाग लिख लीजिए। मैं इधर लिख रहा हूं, आप जो है वो संगीत राज के आगे एरो बना करके लिख लेना। इसका जो सबसे पहला भाग है वो है पाठ्य रत्न कोश। कौन सा है? पाठ्य रत्न कोश। दूसरा जो भाग है वो है गीत रत्न कोश। कौन सा है? गीत रत्न कोश। तीसरा जो भाग है वो है नृत्य रत्न कोश। चौथा जो भाग है वो है वाद्य रत्न कोश। और पांचवा जो आपका भाग है वो है रस रत्न कोश। आप तो इनको जिस प्रकार से ऐसे याद रखो कि सबसे पहले हम किसी चीज को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हम उसको 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो वो चीज हमारी क्या हो जाती है? याद। फिर हम उसका क्या करते हैं? रिवीजन, यानी हम उसको मन मन में क्या करते हैं? गाते हैं। यदि हमको याद भी हो जाए, हमारा रिवीजन भी हो जाए, तो हम खुश होंगे या फिर उदास? खुश होंगे तो खुशी के अंदर व्यक्ति क्या करता है? डांस। फिर व्यक्ति यदि डांस करने लग जाएगा तो आपके आसपास में ढोल वगैरह डीजे वगैरह बजने चालू हो जाएंगे, यानी वाद्य यंत्र बजेंगे। और यदि व्यक्ति ये सब कर लेगा तो उसको जीवन के अंदर क्या हो जाएगी? रस यानी आनंद की जो है वो आपके प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। बाकी ये जो भाग है ये आपको क्रम से याद रखने। पहला भाग कौन सा है? पाठ्य रत्न कोश। दूसरा गीत रत्न कोश। तीसरा नृत्य रत्न कोश। चौथा वाद्य रत्न कोश। और पांचवा जो है वो आपके रस रत्न कोश। तो एक बार जो है वापस आप कुंभा की जो है वो पुस्तकें पढ़ लो, फिर उसके भाग पढ़ लो, और फिर इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो है वो आपके याद रहे ये चीजें। तो पुस्तकें कितनी लिखी कुंभा ने? 7। कौन कौन सी? सुधा प्रबंध, कामराज रत्तिसार, जो कितने भागों में डिवाइड है? 7 भागों में डिवाइड है। फिर हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। ये संगीत राज कितने भागों में डिवाइड है? 5 भागों में। कौन कौन से? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। तो ये हो गई भाई आपकी जो है वो कुंभा के द्वारा रचित किताब है। तो एक बार जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आप हेडिंग डालो, इस कुंभा द्वारा रचित टीकाएं। क्या? कुंभा द्वारा रचित
टीकाएं कि कुंभा ने जो है वो आपकी कौन कौन सी टीकाएं लिखी। अब सबसे पहली बात आती है कि सर टीकाएं किसको कहते हैं। देखो टीकाओं का मतलब, मैंने कोई 1000 पेज की किताब लेकर के आया मैं मार्केट से, मैंने उस किताब को लाया और पढ़ा, और मुझे लगा कि इसके अंदर जो बातें 1000 पेज के अंदर बताई गई है, उन बातों को मैं 300 पेज के अंदर क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मैंने उस किताब के शॉर्ट नोट्स बना दिए। कितने पेज में? 300 पेज में। अब मार्केट में ज्यादा डिमांड किसकी होगी, शॉर्ट नोट्स की या किताब की? भाई एक तो आप 1000 पेज की किताब पढ़ रहे हो, एक आप 300 पेज की जो है वहां पे नोट्स पढ़ रहे हो, यानी शॉर्ट नोट्स, तो ज्यादा वही होगा। तो टीका का अर्थ है आप एक किसी किताब को छोटी कम शब्दों के अंदर क्या कर देना, समराइज कर देना, यानी आपके जो नोट्स है वो आपके क्या है, टीकाएं हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका राजा वन वीक सीरीज। हम सब बीए करते हैं, हम सबको पता है कि हम कैसे पास होते हैं। आप में से आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी बीए रेगुलर हुई हो। आप सबने बीए क्या कर रखी है, रेगुलर कर रखी है, और आप एक भी दिन कॉलेज नहीं गए हो। आप में से कुछ तो 50-50 वाले ही आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि सर हम तो प्राइवेट है। हाँ तो फिर भी मानो कि जो 90% तो आप में से लगभग रेगुलर ही होंगे। तो आप कितने दिन कॉलेज जाते हो? आप जाते हो बस फॉर्म जमा करवाने के लिए। उसके बाद में अपने कभी आज तक कोई भी रिकॉर्ड है, कभी ने किसी भी कॉलेज से कोई बुक नहीं उठाई। अपने क्यों पढ़ते बुक? अपने जब एग्जाम होता है उससे 2 दिन पहले लेके आते हैं राजा वन वीक सीरीज। और उस राजा वन वीक सीरीज के अंदर क्या होता है, आपके नोट्स जो है की तरह आपके क्या दिए होते हैं, क्वेश्चन दिए होते हैं। और उसके अंदर आपके लगभग जो क्वेश्चन ही लिमिटेड होते हैं। आपके 15 से 20 होंगे निबंधात्मक, 30 से 35 होंगे आपके ये लघुतरात्मक, और 50 से 70 होंगे आपके अति लघुतरात्मक। आप क्या करते हो, रात को लाते हो, एग्जाम से पहली वाली रात को जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनके गोटे मारते हो। आपने 3 क्वेश्चन याद कर लिए, और आपने क्या किया, अगले दिन जा करके वही चेप आए। अगला चाहे कुछ ही पूछे, क्या ही करे, अपने को तो वही लिखना है जो हमारे पास में याद है। भाई उसने भले ही आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पूछ रखे, आपको यदि मेसोपोटामिया सभ्यता के पतन के कारण याद है तो आप वही चेपोगे। आप उस मेसोपोटामिया को हटाओगे और उसकी जगह चेपोगे सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर वही कारण जो आपने चेप दिए। और आपसे यदि छोटा क्वेश्चन भी पूछ ले तो आप उस बड़े वाले में से ही तोड़ फोड़ के कर दोगे। और ये तो अपने पास में खूब सारे होते हैं ना यार। अपने जब शुरू शुरू के अंदर आते हैं, अपने कॉलेज के अंदर जाते हैं, तो अपने खूब सारी टेंशन रहती है कि यार पता नहीं कैसे अपना एग्जाम होगा, कैसे अपने पास होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तब अपने को मिलते हैं अपने बड़े भाई जो पहले क्या कर चुके होते हैं, बीए कर चुके होते हैं, और वो अपने को जिस प्रकार से ज्ञान देते हैं, राम राम। तो भाई साहब वो क्या कहते हैं, देख कुछ ही पूछे, आगे से 3 लाइन चेपनी, पीछे से 3 लाइन जो है उसकी सेम चेपनी, बीच के अंदर जो तेरे साथ में आज तक की घटना हुई जो तू कभी किसी को भी शेयर नहीं कर पाया, वो उस कॉपी के अंदर क्या कर दिया कर, चेप दिया कर। हम तो वैसे ही चेप करके आते थे, और हमारे पास में परसेंट देख 60% है मेरे बीए का फाइनल। तो आजकल हो गया है जी, ये सिद्धांत ये हो गया, यूनिवर्सिटी भी आपकी ढंग से कॉपियां चेक नहीं करती। और सबसे पहली बात तो कि कॉलेजों के अंदर अब जो है वो आपके पढ़ाई होनी ही बंद हो गई है। यदि आपके कॉलेजों के अंदर पढ़ाई होने लग जाए तो आपकी जो है वो कोचिंग कल ही बंद हो जाएगी। भाई हम आपको वही तो चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपने कॉलेज में नहीं पढ़ी। कॉलेज अपना एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर अपने खुद डिसीजन ले पाते हैं, वरना अपने 12th तक तो क्या होते हैं, घर वालों की बाइंडिंग में होते हैं। यानी अपने को घर वाले जिस रास्ते चलाएंगे अपने उसी रास्ते चलेंगे। अपने को घर वालों ने कहा उससे दोस्ती रखनी है, अपने उससे ही रखेंगे। घर वालों ने कहा नहीं वो बच्चा गंदा है, बुरा है, आपको उससे दोस्ती नहीं करनी, तो अपने उससे दोस्ती नहीं करेंगे। कॉलेज सबसे पहली लाइफ होती है स्टूडेंट के अंदर कि जब वो जाकर के अपने खुद के फैसले जो है वो लेके पाता। मैं कह रहा हूँ भले ही कॉलेज के अंदर पढ़ाई नहीं होती हो, पर व्यक्ति को कॉलेज जाना चाहिए। वो 3 साल के अंदर जितनी चीजें सीखता है वो कभी कहीं पर भी नहीं सीखता। उसको पता होता है कि कैसे दोस्त बनाने चाहिए। यदि उसको एक दोस्त ने जो है वो धोखा दे दिया
तो उसको अगली बार समझ आएगा कि किस प्रकार का अपना दोस्त होना चाहिए। पिछली बार जो उसने उस प्रकार का था तो उसने धोखा दे दिया। और एक तो आजकल ये आपके कोचिंगों के अंदर आपके ये आ रखा है, जो भी कमेंट कर रहा है, सर आज मैं उदास हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ करके चली गई। तो देखो भाई, इसके अंदर तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर आपकी इस बात के ऊपर मुझे गुलजार साहब की दो पंक्तियां याद आ रखी है कि बड़े नादान हो साहब, जहर भी खाना है और जिंदगी भी चाहते हो। तो भाई साहब यदि आपसे ये हो तो ये तो होगा ही, और बिल्कुल होगा। तो फिर जो है वो आपकी इस प्रकार की चीजें क्या करनी, याद करनी। तो अपने जो है वो एक बार टीकाएं देख लेते हैं। सबसे पहली पहली अपने एक पुस्तक लिखी गीत गोविंद, और ये पुस्तक लिखी अपने जयदेव ने। किसने, इसके राइटर कौन है, जयदेव। कुंभा इसके ऊपर टीका लिखता है, और वो क्या लिखता है, रसिक प्रिया। और इसी रसिक प्रिया के अंदर जो है वो आपके हमीर को क्या बताया गया है, एक वीर राजा बताया गया। दूसरी जो अपनी टीका है, उस टीका का नाम है संगीत रत्नाकर। और ये जो पुस्तक है ये सारंगधर की है, और इसके ऊपर जो है वो कुंभा ने इस बुक के नाम पर ही टीका लिखी थी, संगीत रत्नाकरी। तो नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगली जो पुस्तक के ऊपर टीका लिखी थी वो थी चंडी शतक। कौन सी, चंडी शतक। और ये जो पुस्तक थी ये बाण भट्ट की। क्या कह रहे हैं सर, सही से बताओ गुलजार साहब का। गुलजार साहब ने कहा था कि भाई साहब आप मोहब्बत की राह में चल पड़े हो और जिंदगी में सुकून भी चाहते हो, बड़े नादान हो गालिब, जहर भी खाना है और जिंदगी भी चाहते हो। सर वो लौट कर आएगी क्या, पता नहीं साहब। उसके ऊपर भी आपके गालिब साहब ने लिख रखा है कि वो घर वापस कभी नहीं बसते जो उजड़ जाते। आप कब्र को कितना भी सजा लो, कोई लौट कर नहीं आता। तो हो सकता है आ जाए, आप गुलजार साहब को उल्टा घोषित कर सको, पर अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। यदि हो तो आप हमें डीएम जरूर करना कि हाँ सर ये हो गया, और मैंने आपको जो वापस बता दिया कि मेरी जो वो आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। होता नहीं है जी, बेरोजगारों के पास में कोई नहीं आती। यदि आप पढ़ करके सफल हो जाओगे, कल को कुछ लगोगे, तो वो वापस सामने से आपको क्या कर देगी, जवाब लेने के लिए फोन कर देगी, वरना वो आपको तब तक ब्लॉक ही रखेगी। पहले होता क्या था, पहले इंसान से प्यार किया जाता था और पैसे को यूं जो है उसको अपने कह दे उपयोग में लिया जाता था। आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल पैसों से प्यार है और इंसान का उपयोग किया जा रहा है। तो यदि आपके पास में पैसे, तो आप अच्छे माने जाओगे, आपकी समाज के अंदर इज्जत होगी, आप कहीं पर बैठोगे तो लोग आपकी बातें करेंगे। यदि आपकी जेब खाली होगी तो आपके कोई भी लोग कुछ ही बात नहीं करेंगे। और जो चीजें आपको खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो आपको दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी वो चीजें आपको नहीं सिखा सकती। इसलिए खुद को काबिल बनाइए, खुद की जेब के अंदर थोड़ी सी भारी कर लीजिए, पैसा रखिए उसके अंदर, ताकि लोग आपको सर्च करें। और जो आप कह रहे हो ना कि सर ये छोड़ करके चली गई, ये कल को वापस आ जाएगी, और तुम यूं देखते रह जाओगे कि यार इसने 2-4 दिन पहले कहा था कि तू मेरे लेवल का नहीं है। और यदि आपका 2-4 दिन बाद में आपने किसी एग्जाम दिया और उसके अंदर सिलेक्शन हो गया, तो फिर वो तो कहती है कि यार क्या है, जब दो भांडे पास में रहते हैं तो भिड़ते तो है ही आपस के अंदर, खड़कते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं भी तुझसे गुस्सा थी, आज मैं राजी हो गई। पर उसके राजी होने का कारण आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, इसलिए कोई राजी नहीं होता। इसलिए आपको कभी भी किसी के झांसों में नहीं आना है।
और इस इनके चक्रों में मत रहा करो, वरना इनके चक्रों में रहोगे तो आप अपने सपनों को यूं बीच में ही छोड़ दोगे। यदि आपको वो कहते हैं ना बाज की तरह उड़ना है तो आपको उन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो इनके साथ में मत रहा कीजिए। तो एक बार जो है अपने वापस इसका रिवाइज कर लीजिए कि कुंभा द्वारा रचित टीकाएं। गीत गोविंद जयदेव की है, रसिक प्रिया इसके ऊपर टीका लिखी थी, संगीत रत्नाकर पुस्तक किसकी है, सारंगधर की है, और चंडी शतक पुस्तक किसकी है, बाण भट्ट की है। अब इस कुंभा ने बहुत सारे नाटक लिखे थे, वो देख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कुंभा द्वारा रचित नाटक। नाटकों की रचना की जाती है, ठीक है ना। नाटक लिखे नहीं जाते हैं, नाटक रचित किए जाते हैं। और ये जो है वो आपकी भाषा पर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनते हो, क्या बोलते हो। हम्म। सही बात है बेटा। मैं तुझे एक बात बता दूं कि इतने दिन में हथियार हाथ में लेके चलता था, अब मैं उसको जेब में लेकर के चलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हथियार चलाना भूल गया हूँ, मुझे बड़े सार्थक तरीके से चलाना आता है। और तुम जो इस प्रकार की बातें कर रहे हो ना, तो सोच लेना तुम्हारे घर वालों ने यहाँ पर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है ना, तो केवल और केवल पढ़ाई ही करो, मुझसे मत उलझा करो। यदि आपको इधर उधर की बातें करनी है तो आप मेरी क्लास से बाहर चले जाया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मेरी क्लास में बैठे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो मजाक मेरे साथ के अंदर भूल चूक के भी मत कर लेना। मेरा मूड अच्छा होता है ना, तो मैं तभी तुम्हें कहता हूँ कि हाँ। और यदि तुम्हें ये भी करना हो ना, तो फिर मेरी क्लास के अंदर मत आया करो, घर पे ही रहा करो, और मैं आपको यहाँ से ब्लॉक करवा दूंगा, कुछ ही नहीं मिलना वापस। तो मुझसे पंगा मत लिया कर, पीछे भी मैंने तुझको एक बार समझाया था। ध्यान दो क्लास को मैं। तो सबसे पहला जो इसने नाटक लिखा, उस नाटक का नाम है अतुल्य चातुरी। कौन सा? अतुल्य चातुरी। और इन नाटकों की जो है वो आपके भाषा पूछ ली जाती है कि ये नाटक जो है वो आपके कौन कौन सी भाषा के अंदर है। तो ये जो अतुल्य चातुरी नाटक है ये अपने संस्कृत भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा के अंदर है? संस्कृत भाषा के अंदर है। दूसरा जो है वो है आपके मुरारी संगति। कौन सी संगति? मुरारी संगति। और ये जो मुरारी संगति है ये है आपके कन्नड़ भाषा के अंदर। कौन सी भाषा में? कन्नड़ भाषा में। तीसरा जो नाटक लिखा था वो लिखा था नंदिनी वृत्ति। कौन सा? नंदिनी वृत्ति। और ये जो लिखा था ये मराठी भाषा के अंदर लिखा था। कौन सी भाषा में? मराठी। और चौथा जो आपके लिखा था वो लिखा था रस नंदिनी। कुंभा ने कहा भले ही कुछ ही पढ़ लो रे, पर रस यानी आनंद तो किसकी भाषा में आता है? अपनी भाषा के अंदर ही आता है। पर अपना दुर्भाग्य है जी कि अपने अपनी राजभाषा हिंदी को बना रखा है। अपनी राजभाषा क्या होनी चाहिए? अपनी राजभाषा होनी चाहिए राजस्थानी। पर अपने में से राजस्थानी कोई नहीं बोलता। आप जब यूं स्टेज पर चढ़ते हो तब आपके यूं पता नहीं कौन सा भौमिया जागता है कि आपके तब यूं हिंदी फूट फूट के बाहर आती है। वरना हम घर में अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, पर जब हम स्टेज पर आ जाते हैं ना कोई चीज बोलने के लिए, तब अपने वो माइक सामने रख करके अपने जो हिंदी फूट फूट कर बाहर आती है, और उस हिंदी के बीच में अंग्रेजी बिल्कुल घुस जाती है। अंग्रेजी कहती है तू यार इतना सीरियस बंदा है, तू इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा है, मुझको तो ले साथ में। तो अपने उन दोनों को कॉम्बाइंड करके बोलते हैं, पर अपनी राजस्थानी भाषा नहीं बोलते। अपने को अपनी भाषा बोलने के अंदर क्या आता है? शर्म आता है। तो आप जो है वो इस शर्म को हटाओ और अपनी राजस्थानी भाषा को क्या दिलो, मान्यता दिलवाने के लिए अपने को क्या करनी चाहिए?
पहले बोलनी पड़ेगी। भाई अब लोकतंत्र है, राजतंत्र में सिर कटवाए जाते थे, लोकतंत्र में सिर गिनाए जाते हैं। तो यदि आप ज्यादा बोलोगे राजस्थानी भाषा, आप ज्यादा लोग मांग करोगे, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आप आजकल के युवा हो, हम सब युवा हैं, हम सब यदि मिल करके सहयोग करेंगे तो हाँ, ऑफकोर्स राजस्थानी को मान्यता मिलेगी। हाँ, राजवीर सर भी कर रहे हैं, राजवीर सर भी हम ही उनसे पढ़े हैं, हम भी उनके ही स्टूडेंट है, और आज आपको पढ़ा रहे हैं। लगभग जो स्टूडेंट है हिस्ट्री कहीं से पढ़ा है तो उसने राजवीर सर की तो क्लासें देखी ही होगी, ये मैं 100% दावा कर रहा हूँ। और आजकल आपके जितने टीचर मिल जाएंगे आपके, लगभग वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं ना कहीं तो आपके राजवीर सर से पढ़े होते हैं। तो यदि राजवीर सर अपने इतना कर रहे हैं तो अपना भी कुछ ना कुछ तो फर्ज पड़ता है कि यार राजवीर सर अकेला बंदा अपना इतना कर रहा है तो अपने उनका सहयोग तो करें। तो सहयोग करने के लिए आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल राजस्थानी क्या करना है, बोलना है। यदि हम ज्यादा राजस्थानी बोलेंगे तो सरकार को लगेगा कि यार राजस्थानी वालों की मांग ज्यादा है, तो राजस्थानी की मांग अपने आप राजस्थानी को दर्जा मिलेगा। और भाषा है राजस्थानी, जिसके अंदर बोलियां हर एक भाषा के अंदर होती है। यदि भाषा ही नहीं है तो ये यूनिवर्सिटियां यहाँ राजस्थानी की डिप्लोमा कहाँ से करवा रही है, कौन सी भाषा के अंदर करवा रही है। यदि भाई कोई भाषा ही नहीं है तो फिर वो फीस किस चीज की ले रही है, फीस लेना बंद कर दे कि भाई हमारे पास में राजस्थानी भाषा नाम की कोई चीज नहीं, तो हम क्यों डिप्लोमा करें राजस्थानी भाषा के अंदर, क्यों आपने विभाग खोले हैं राजस्थानी भाषा के। तो भाषा है, और यदि हमारा ज्यादा होगा उसके अंदर तो योगदान ज्यादा होगा, हम बोलने वाले ज्यादा होंगे तो सरकार को भाषा को मान्यता देनी ही पड़ेगी। पर अपने नहीं साहब, अपने हिंदी बोलते हैं, अपने राजस्थानी का कोई मतलब नहीं। तो चलो आगे देखते हैं। अब ये हो गए भाई कुंभा के आपके जो है वो लिखे हुए नाटक। कितने नाटक लिखे, 4। कौन कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में, कन्नड़ भाषा में, मराठी और मेवाड़ी। यदि अब आपके स्टेटमेंट आ जाए कि कुंभा एक बहुभाषाई व्यक्ति था तो स्टेटमेंट सत्य है या फिर असत्य, सत्य है आपके बिल्कुल। कुंभा संस्कृत भी जानता था, कुंभा कन्नड़ भी जानता था, कुंभा मराठी भी जानता था, कुंभा मेवाड़ी भी जानता था। इसका मतलब ये कथन आपके क्या है, बिल्कुल सही है। अब इस कुंभा का भाई साहित्य में तो हो गया, क्या हो गया, योगदान कंप्लीट। भाई हमने सबसे पहले कुंभा की पुस्तकें पढ़ ली, फिर कुंभा द्वारा रचित टीकाएं पढ़ ली, कुंभा द्वारा लिखे गए नाटक पढ़ ली। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुंभा के दरबारी विद्वान। क्या, कुंभा के दरबारी विद्वान। सबसे पहले जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था कान्य व्यास। क्या नाम था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था एकलिंग महात्म्य। कौन सी, एकलिंग महात्म्य। अब ये पुस्तक लिख करके राणा कुंभा के पास में लेकर आए कि देखो जी राणा जी, मैंने एक बुक की रचना की है। कुंभा ने बुक को पढ़ा तो कुंभा ने कहा चल यार बाकी सब तो ठीक है, पर इसके पहले भाग में यूं मजा नहीं आ रहा, पहला भाग इसका लिखूंगा मैं। तो इसके पहले भाग की जो रचना करते हैं वो करते हैं राणा कुंभा, और राजा के द्वारा वर्णन किया गया इसलिए उसको कहा जाता है वर्णन। यानी उस भाग का वर्णन किसके द्वारा किया गया था, राणा कुंभा स्वयं के द्वारा। इसलिए आप लिख दो किसका पहला भाग, राजवर्णन कहलाता है। जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया। ठीक है, दूसरे जो अपने विद्वान थे उनका नाम था मेहाजी। क्या नाम था, मेहाजी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम क्या है,
तीर्थमाला। और इस तीर्थमाला पुस्तक के अंदर एक बार आरपीसी ने पूछा था कि कितने तीर्थों की जो है वो जानकारी मिलती है, तो इस तीर्थमाला पुस्तक से 120 तीर्थों की जानकारी मिलती है। कितने तीर्थों की? 120 तीर्थों की जो है वो आपकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तीर्थ आपको सबको पता है कि जो पवित्र स्थान होते हैं, यानी धार्मिक स्थान, जहां पर आपके क्या किया जाता है, आपके ऐसी धार्मिक भावनाएं चली जाती है कि उन स्थानों पर जाकर के यदि कोई व्यक्ति स्नान करके आता है तो फिर उसके क्या किए जाते हैं, पाप जो है वो उसके उतर जाते हैं। भाई अपने सब पुष्कर जाते हैं नहाने, तो अपने किस लिए जाते हैं कि चल यार जितने भी अपने पाप किए हैं कुछ तो कम हो। यदि हम हरिद्वार भी स्नान करने जाते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि यार वहां पर जाके आएंगे, गंगा जी में नहाएंगे तो अपने पाप धुलेंगे। तो पाप धोने के लिए व्यक्ति कहाँ पर जाता है? तीर्थ करने, यानी तीर्थ यानी पवित्र स्थानों पर जाता है और वहां पर कुछ दान पुण्य का काम करता है। यानी आपकी जितनी श्रद्धा सारू, आप किसी गरीब को खाना खिला देते हो, आप किसी जिस व्यक्ति को ठंड लग रही है उसको कुछ कपड़ा दे दिया ओढ़ने को, कोई व्यक्ति भूखा है उसको खाना खिला दिया, कोई व्यक्ति यूं नंगा वगैरह है तो उसको कुछ दे दिया कि हाँ पहन ले तू, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या होता है? दान पुण्य का काम होता है, जो कहाँ पर किया जाता है? लगभग अपने जो है वो तीर्थ पर जाते हैं तब करते हैं। अपने अगला जो इसका दरबारी विद्वान था उसका नाम था मंडन, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या था? वास्तुकार। तो आप अगले की हेडिंग डालो मंडन। इस मंडन ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी आपकी, जैसे सबसे पहली वास्तुसार। कौन सी? वास्तुसार। दूसरी वास्तुशास्त्र। देवमूर्ति प्रकरण। राजवल्लभ। और ये जो पुस्तक है राजवल्लभ, ये 14 अध्यायों के अंदर विभाजित है। कितने भाग है इसके अंदर? कितने लेसन है इसके अंदर? 14 अध्याय। और इस पुस्तक से जो है वो आपके ग्राम, नगर, महल, मंदिर, बाजार, किले इत्यादि के जो है वो आपके निर्माण की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। भाई आपको किस प्रकार से बाजार शहर के अंदर कहाँ पर स्थित करना है, आपको शहर कैसे बसाना है, आपको गांव की स्थापना कैसे करनी है, आप मंदिर का निर्माण कैसे करना है, आपको किसी किले का निर्माण कैसे करना है, आपको उस किले के अंदर कोई महल कैसे बनाना है, इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है अपने को? इस जो है वो राजवल्लभ पुस्तक से मिलती है। और ये राजवल्लभ पुस्तक कितने अध्यायों के अंदर विभाजित है? 14 अध्यायों के अंदर आपके विभाजित है। अगली इसने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है रूपमंडन। क्या नाम है? रूपमंडन। मंडन का अर्थ और सामान्य हो गया कि क्या कोई चीज मानना, यानी फिर उस चीज का क्या करना? निर्माण करना। रूप कौन सी चीजों के अंदर दिया जाता है? जो मूर्तियां होती है उनमें। तो इसके अंदर किसकी जानकारी है? तो वो है आपकी मूर्ति कला की जानकारी। यदि आपसे पूछ ले कि मूर्ति कला की जानकारी मंडन की कौन सी पुस्तक देती है, तो वो देती है आपकी रूपमंडन। और इसने एक पुस्तक और लिखी, उस पुस्तक का नाम है कोदंड मंडन। कौन सी? कोदंड। कोदंड का मतलब होता है धनुष। और इससे किसकी जानकारी मिलती है? धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब अगले देखते हैं। अगले इसके जो है आपके दरबारी विद्वान। अगले इसके जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था
नाथा। क्या नाम था? नाथा। और ये जो नाथा था ये मन्नन का भाई था। किसका भाई था? मन्नन का भाई। और इसने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम क्या था? वास्तु मंजरी। क्या नाम था? वास्तु मंजरी। अगला जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था गोविंद। क्या नाम था? गोविंद। ये जो गोविंद था ये मन्नन का बेटा था। तो सबसे पहली बात लिख दो कि ये मन्नन का क्या था? बेटा था। अब बाप ने कम से कम 6 किताबें लिखी, तो बेटे का फर्ज बनता है ना कि यार बाप से, फर्ज तो ये बनता है कि जितना बाप ने किया उससे ज्यादा करे। पर यदि ज्यादा भी ना करे तो कुछ मिला के कम से कम कुछ तो करे, बाप का आधा तो करे। तो ये जो है, अब इसने भी खूब सारी पुस्तकें लिखी। इसने कहा यार पापा ने इतनी लिखी है तो कुछ तो कुछ मैं ही लिखूं। तो ये पहली पहली पुस्तक लिखता है द्वार दीपिका। कौन सी? दीपिका। दूसरी पुस्तक लिखता है उद्धार धोरिणी। कौन सी? उद्धार धोरिणी। तीसरी पुस्तक लिखता है कला निधि। कौन सी निधि? कला निधि। और चौथी पुस्तक लिखता है सार समुच्चय। एक बार आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि गोविंद द्वारा रचित पुस्तक कला निधि का जो है वो विषय वस्तु क्या है। तो इस कला निधि की जो विषय वस्तु है वो है आपकी मंदिरों के शिखर निर्माण। यानी इससे अपने को क्या जानकारी मिलती है? मंदिरों के शिखर निर्माण की अपने को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ये जो सार समुच्चय पुस्तक है इससे जो है वो आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। भाई व्यक्ति की यदि कोई खास खुजली हो जाए तो कहीं पर जाए तो सही। और आजकल अपने वाला ये क्या चल रहा है? आयुर्वेद वाला कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अपने हर एक चीज के लिए कह रहे हैं कि आयुर्वेद की दवाई ले लो। अब होती अच्छी है यानी अच्छी होती है बुरी होती है वो तो अपने को क्या पता, जो बना रहे हैं बेच रहे हैं उनको पता होगी। पर इसका जो है वो आयुर्वेद वाला बहुत अच्छा क्या का चल रहा है, ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। और इसके अंदर कहता है कि रिजल्ट भी जो है वो आपके 70 to 80% क्या आते हैं? रिजल्ट आते हैं। इसका जो अगला विद्वान था उसका नाम था हीरानंद मुनि। क्या नाम था? हीरानंद मुनि। ये जो था ये कुंभा का गुरु था। कौन था? कुंभा का गुरु। कुंभा का संगीत गुरु कौन था? सारंग व्यास। और कुंभा का गुरु कौन था? हीरानंद मुनि। और इसकी उपाधि मिलती है कविराज। भाई दरबार के अंदर रहता था तो कवि तो था। और ये जो कवियों के अंदर जो है वो अपने क्या था? बहुत अच्छा था, उम्र के अंदर भी ज्यादा होता। तो फिर ये कवियों के अंदर क्या करता था? राज करता था। इसलिए इसकी उपाधि मिलती है कि भाई ये कवियों के अंदर क्या है? राजा। उपाधि क्या मिलती है? कविराज। अगला जो दरबारी विद्वान है उसका नाम है तिल्ला भट्ट। क्या नाम है? तिल्ला भट्ट। अब देखो मैंने आपको बताया कि अपने बहुत अच्छे जो विद्वान व्यक्ति हुए वो ज्यादातर अपने जैनों के अंदर भी बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हुए। तो इस कुंभा के दरबार में कुछ जैन विद्वान भी रहा करते थे। तो आप लिख लो कि कुंभा के दरबार के अंदर कौन कौन से जैन विद्वान थे। बेसिकली अपने को 4 जैन विद्वानों के नाम मिलते हैं। सबसे सोमदेव सूरी। और जिन भी नामों के पीछे सूरी लग रहा है इसका मतलब वो क्या है? जैन। अपने एक अपवाद है वो है शेरशाह सूरी। अपने वालों ने पता नहीं उस शेरशाह सूरी के पीछे क्या नाम लगा दिया सूरी। बाकी उस बंदे का नाम है शेरशाह सूर। और अपने वालों ने सूर का कर दिया सूरी। इसलिए अपने हर जगह पर छाप दिया शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी। लेकिन एक्चुअल के अंदर उसका नाम क्या था? शेरशाह सूर। दूसरा जो नाम था वो था सोम सुंदर सूरी। कौन सा सूरी? सोम सुंदर सूरी। तीसरा जो अपने को नाम मिलता है वो मिलता है जयशेखर। और चौथे जो इसके दरबारी विद्वान थे वो थे भुवन कीर्ति। कौन थे? भुवन कीर्ति। अब
इन जैन विद्वानों ने कहा कि यार कुंभा, तू हमें अपने दरबार के अंदर शरण तो दे रखा है, पर कुछ हमारी भी तो बातें मान। तो कुंभा ने कहा अच्छा आपकी कौन सी बात है। अब देखो, जब ये जैन, आप सबको पता है कि ये तीर्थ यात्रा पर जाते रहते हैं, ये जैनों के क्या होते हैं भाई, पवित्र स्थानों पर घूमते रहते हैं। तो जब ये जैन किसी पवित्र स्थान पर जाया करते थे, यानी तीर्थ करने जाया करते थे, उन पर एक कर लगाया जाता था, उस कर का नाम था तीर्थ यात्रा कर। तो इन जैन विद्वानों ने कहा यार कुंभा, तुम हमारा इतना सम्मान कर रहा है तो हमसे कर क्यों ले रहा है। कुंभा ने कहा कौन सा कर ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा कर ले रहा हूँ मैं आपसे। तो कुंभा ने कहा, इन विद्वानों ने कुंभा को कहा कि अच्छा इतना जल्दी बोल गया, तुझे पता नहीं तू हमसे कर लेता है वो कर है तीर्थ यात्रा कर। हम जब भी कहीं पर तीर्थ करने जाते हैं तो तुझे एक टैक्स देना पड़ता है, वो कर कौन सा है, तीर्थ यात्रा कर। तो तू हम पर से वो हटा दे। तो कुंभा ने कहा चलो तुम इतना ही कह रहे हो तो वो मैं आपसे क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो कुंभा ने जो है वो आपके जैनों का तीर्थ यात्रा कर जो है आपके हटा दिया था। वो लाइन आपके नोट डाल के लिख लो कि कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। अब इस कुंभा की अपने को उपाधियां पढ़नी है भाई। कुंभा, मैंने आपको बताया कि राजा खूब सारी उपाधियां धारण किया करते थे। तो कुंभा तो इतना बड़ा राजा, इसने तो कई सारी उपाधियां धारण की रखी होगी। तो एक बार उनको देख लेते हैं कि कुंभा की जो है अपने को उपाधियां क्या क्या मिलती है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कुंभा की उपाधियां। इसकी सबसे पहली पहली जो अपने को उपाधि मिलती है वो मिलती है हिंदू सुल्तान। कौन सी? हिंदू सुल्तान। दूसरी जो अपने को उपाधि मिलती है वो मिलती है अपने को अभिनव भारताचार्य। अभिनव भारत आचार्य। यहाँ पर संधि होती है दीर्घ संधि, भारत प्लस आचार्य, भट्टाचार्य। उतना तो मुझे ज्यादा हिंदी का ज्ञान नहीं है, पर मुझे जहां तक लगता है कि इसके अंदर जो है वो आपकी दीर्घ संधि होगी, भट्टाचार्य। और इसी का एक नाम और मिलता है नव्य भरत। अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे पता है इसके अंदर दीर्घ संधि है। तीसरी जो इसकी उपाधि मिलती है वो मिलती है राणा रासो। कौन सी? राणा रासो मिलती है, वो मिलती है हाल गुरु। पांचवी जो अपने को उपाधि मिलती है वो मिलती है चाप गुरु। और छठी जो अपने को उपाधि मिलती है वो मिलती है परम भागवत या फिर आदिवरा। कौन सी? आदिवरा। अब आप एक बार इसको लिख लो, एक एक जो है वो अपने को समझते हैं। तो सबसे पहली पहली इसकी उपाधि क्या मिलती है? हिंदू सुल्तान। ये मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध लड़कर के हिंदुओं की क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि राजा इस प्रकार की उपाधियां धारण किए ही करते थे, हिंदू सुल्तान, हिंदू सूरज, इस प्रकार की उपाधियां धारण किया करते थे। अगली कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य। मैंने आपको बताया अभिनव का मतलब होता है नया। जिस समय अपने आचार्य भट्ट थे, जो अपने संगीत, नृत्य और नाटक तीनों में पारंगत थे, ठीक उसी प्रकार कुंभा भी अपना नृत्य, नाटक और संगीत तीनों में पारंगत था। इसलिए उसको कहा जाता है कि ये कौन था? नया भट्ट था। यानी नव्य का मतलब नया, यानी नया भट्ट था। जिस समय प्राचीन काल के अंदर भट्ट था, वैसा का वैसा व्यक्ति कौन था? कुंभा। इसलिए इसकी उपाधि पड़ी अभिनव भट्टाचार्य। अगली कौन सी है? राणा रासो। रासो का मतलब होता है साहित्य। राणा ने खूब ने साहित्य लिखा है, इसलिए राणा की उपाधि पड़ गई भाई राणा रासो। राणा क्या लिखता है? साहित्य लिखता है। अगली उपाधि क्या है? हाल गुरु। जो पहाड़ों पर किले बनाए और पहाड़ों पर किले जीते। तो कुंभा ने तो खूब सारे जो आपके दुर्ग है वो पहाड़ों पर बनाए हैं और पहाड़ों पर ही किले जीते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाल गुरु। अगली उपाधि क्या है? चाप गुरु। चाप का मतलब होता है धनुष। जो धनुष चलाने के अंदर क्या हो, माहिर हो, यानी पारंगत हो भाई। धनुष का गुरु, धनुष अच्छा चलाता था, इसलिए उसकी क्या पड़ी कि भाई ये धनुष चलाने के अंदर इतना पारंगत है कि इतना तो कोई गुरु भी नहीं हो सकता, ये तो क्या है, साक्षात गुरु है। इसलिए उसको क्या कहा? चाप गुरु। मैंने आपको बताया कि वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और भगवान विष्णु कौन से धर्म में आते हैं? भागवत धर्म के अंदर आते हैं, इसलिए उसकी
उपाधि पड़ी परम भागवत या फिर आदिवरा। ठीक है, अब देखो अपने को कुंभा पढ़ते कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। तो आप भी यूं परेशान हो गए होंगे कि यार कब समाप्त हो गया। तो उसी प्रकार इस कुंभा का एक बेटा था, उस बेटा का नाम था उद्दा। एक दिन शाम का समय था, कुंभा उदास बैठा हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कुंड है, उस कुंड का नाम है मामादेव कुंड। उस कुंड के पास में बैठा हुआ था और देख रहा था। तो उदा आया उसके पास में और उदा ने आकर पूछा, डैडी क्या बात हो गई, आज आप यूं खोए खोए से लग रहे हो। तो कुंभा ने कहा, क्या यार, थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर टेंशन रहती है, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। उदा ने कहा, क्यों ना डैडी, मैं आपकी परेशानी समाप्त कर दूं। कुंभा ने कहा, मतलब। तो कुंभ उदा उदा अपनी तलवार निकालता है और कुंभा की क्या कर देता है, वहीं पर हत्या कर देता है। तो आप लिख दो कि कुंभलगढ़ किले में मामादेव कुंड के पास कुंभा के बेटे उदा ने इसकी हत्या कर दी थी। इसकी मतलब किसकी, कुंभा की। ये हो गया भाई आपका राणा कुंभा कंप्लीट। तो एक बार जो वो आज पढ़ा है उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज अपने शुरू किया था कुंभा का साहित्यिक योगदान। सबसे पहली बात, कुंभा खुद एक क्या था, संगीतज्ञ था तथा वह क्या बनाया करता था, वीणा बजाया करता था। इसके एक संगीत गुरु थे, क्या नाम था, सारंग व्यास, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम क्या है, एकलिंगा श्रय। फिर इसने खुद ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे सुधा प्रबंध, कामराज, रतिसार, हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। ये कामराज, रतिसार है, ये कितने भागों में डिवाइड है, 7 भागों में। और ये जो संगीत राज है ये कितने भागों में डिवाइड है, 5 भागों के अंदर डिवाइड है। कौन कौन से, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। फिर कुंभा ने कुछ टीकाएं लिखी थी। सबसे पहली जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी जिसका नाम क्या है, रसिक प्रिया। दूसरी संगीत रत्नाकर किसकी पुस्तक थी, सारंगधर की। तीसरी बाण भट्ट की पुस्तक चंडी शतक के ऊपर टीका लिखी थी। फिर कुंभा ने कुछ जो नाटकों की रचना की थी, जैसे आतुल्य चातुरी, कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। दूसरी मुरारी संगति, कौन सी भाषा में, कन्नड़। तीसरा नंदिनी वृत्ति, कौन सी भाषा में, मराठी। चौथा रस नंदिनी, कौन सी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में। फिर हमने देखा कुंभा के जो आपके दरबारी विद्वान। सबसे पहला कान्य व्यास, पुस्तक एकलिंग महात्म्य, और इसका पहला भाग जो है वो क्या कहलाता है, राजवर्णन कहलाता है, जो किसके द्वारा रचित है, कुंभा के द्वारा रचित है। दूसरे विद्वान मेहाजी, जिन्होंने पुस्तक लिखी तीर्थमाला, और ये कितने तीर्थों की जानकारी देती है, 120 तीर्थों की जानकारी देती है। तीसरा विद्वान था मंडन, जिसने पुस्तक लिखी वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ। और ये जो राजवल्लभ पुस्तक है ये 14 अध्यायों के अंदर विभाजित है, और इससे ग्राम, नगर, मंदिर, महल, बाजार, किले इत्यादि के निर्माण की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फिर अगली पुस्तक इसने लिखी रूप मंडन, जिससे किसकी जानकारी मिलती है, मूर्ति कला की। और अगली पुस्तक लिखी इसने कोदन मंडन, जिससे किसकी जानकारी मिलती है, धनुष निर्माण की जानकारी मिलती है। अगले इसके दरबारी विद्वान थे नाथा, जिन्होंने क्या थे, मंडन के क्या थे, छोटे भाई थे, और उनकी पुस्तक क्या थी, वास्तु मंजरी। फिर गोविंद, जो क्या थे, मंडन का बेटा था, और इसने पुस्तक लिखी द्वार दीपिका उधार ध्वनि कला निधि। और इस कला निधि पुस्तक से जो है वो आपके मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी मिलती है। और अगली पुस्तक कौन सी है, सार समुच्चय, जिससे किसकी जानकारी मिलती है, आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। फिर अगले इसके दरबारी विद्वान थे हीरानंद मुनि, जो कुंभा के क्या थे, खुद के गुरु थे, और इनकी उपाधि क्या मिलती है, कविराज। और अगले एक दरबारी विद्वान थे तिल्ला भट्ट। कुंभा के दरबार में कुछ जैन विद्वान थे भी थे, जैसे सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर भुवन कीर्ति। और इनके कहने पर कुंभा ने जो है वो जैनों का तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया था, हटा दिया था। फिर कुंभा की हमने उपाधियां देखी, कौन कौन सी उपाधि मिलती है, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, नव्य भरत, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत या फिर आदिवरा। और 1468 के अंदर कुंभलगढ़ किले में मामादेव कुंड के पास कुंभा के बेटे उद्दा ने जो है इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब अगले 5 साल तक उद्दा राजा बना होता
उद्धव ने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किए। उद्धव ने अपने भाई रायमल के साथ में 2 युद्ध लड़े थे, वो युद्ध जब हम कल रायमल पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। तो ये हो गया भाई आपका कुंभा कंप्लीट। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद, गुड नाइट।